एक एक्शन जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे मस्कुलर एक्टिविटी जितना सारा होता है सब कैसा एक्शन है? वॉलेंट्री। सड़क पर चल रहे हैं, पैर जहां मन करता है वहीं रखाता है, यानी मांसपेशियों की जो गति होती है उसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। ऐसा नहीं ना होता कि आप पैर रखना चाह रहे हैं यहां रखा रहा है यहां, ऐसा तो होता नहीं है। होता होगा कुछ विशेष परिस्थिति में, तो उस समय कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो नॉर्मली मस्कुलर एक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, तो मस्कुलर एक्टिविटी कंट्रोल हो गया। अब कुछ एक्टिविटी ऐसा है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब खाना खा लें और खाना को कहें कि पचने नहीं देंगे तुमको, तो आपका परमिशन नहीं मांगेगा, वो डाइजेस्ट होगा ही। हार्ट का धड़कना है ना, हार्ट बीट जो होता है उसको हम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो धड़केगा ही। बंद करने का तो सुविधा नहीं ना है। ठीक है, एक ही बार बंद हो गया तो मामला ही खत्म। तो हार्ट का धड़कना नहीं रोक सकते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं रोक सकते हैं। तो वैसी एक्टिविटी जो हमारी क्षमताओं के बाहर है उसको इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, और वैसा एक्टिविटी जो हम लोगों के कंट्रोल में है उसको वॉलेंट्री एक्शन ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और दोनों जो रेगुलेट या कंट्रोल होते हैं वो किसके द्वारा? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सारे बातों के बारे में एक एक करके पढ़ना है। पैर उठ करके कहां रखाता है? जैसे आप किसी चीज को किक कर रहे हैं, मार रहे हैं पैर से, तो पैर जहां पर मारना है वहीं पर। स्कूल में हम लोगों को याद है, घर से कभी निकलते थे स्कूल जाने के लिए, रास्ता में प्लास्टिक का बोतल मिल गया, अब उसको लात से मारते मारते स्कूल तक पहुंचाते थे। अब स्कूल का छुट्टी हुआ और बोतल वहीं मिल गया तो मन खुश हो जाता था, अब फिर उधर से मारते मारते कहां ले आते थे? घर पे ले आते थे। तो मस्कुलर एक्टिविटी कंट्रोल है। कई बार हम लोग सोए भी हैं, एकदम नींद में, गहरा नींद में है, उस समय भी हम लोगों का नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम करते रहता है, नींद में भी। ठीक है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन जो होता है वो रेगुलर है। मान लो आप खूब थके हारे हो, अपने बेड पर एकदम गहरी नींद में सोए हुए हैं, खूब बढ़िया नींद में, और उसी बेड पर आपका रूममेट है, कपड़ा आयरन कर रहा है जिस पर आप सोए हुए हैं, और कपड़ा आयरन करते करते कोना प्रेस का सट गया आप में। अब कोई करिएगा वही उठ करके अब हरदम मारिएगा उसको, यानी आप नींद में हैं फिर भी आपको क्या कर रहे हैं पता चल गया है ना। तो स्किन आपके ब्रेन को मैसेज दिया, आप उठ के बैठ गए, आपको पता चला कि दर्द हो रहा है, समझ गया। तो ये भी एक्शन कैसा एक्शन है? कंट्रोल एक्शन है। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाता है। बाइक चला रहे तेज गति से, सामने अचानक से आंखों के सामने कोई कीड़ा आ जाए, तो कीड़ा आते ही आंख क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यानी आंखों का बंद हो जाना ऑटोमेटिक किसी जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है उस कारण से। तो ये सब क्या है? वॉलेंट्री एक्शन के अंतर्गत आता है। तो दो तरह का एक्शन हम लोगों का बॉडी परफॉर्म करता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अब किस तरह से वो सारी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर फंक्शन करती हैं, कार्य करती हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मानव में तो बात समझ में आ रहा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा हो रहा है, लेकिन प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है? हम लोगों में तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल है, ऑटोनोमस है। प्लांट में तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन प्लांट में एक निश्चित समय पर फल लग जाता है, फूल लग जाता है, पुराना पत्ता टूट के गिर जाता है, फल पक जाता है, पेड़ सूख जाता है, पतझड़ के मौसम में पूरा प्लांट का लीफ हट जाता है। ये सारा एक्टिविटी प्लांट में भी हो रहा है बिना नर्वस सिस्टम के, बिना तंत्रिका तंत्र के। तो इस चैप्टर में दो चीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्लांट अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करता है और ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। आई बात समझ में? तो पहले हम लोग प्लांट किससे शुरू करते हैं, तो छोटा सा हेडिंग बनाएंगे, या पहला पॉइंट डायरेक्ट लिखना शुरू करिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, पौधों में, पहला पॉइंट, पौधों में नियंत्रण और समन्वय। पौधों में नियंत्रण और समन्वय पादप हार्मोन एवं अनुवर्तन द्वारा होता है। प्लांट्स कंट्रोल देयर एक्टिविटीज बाय ट्रॉफिज्म्स and phytohormones. Plants control their activity by trophism and phytohormones. ठीक है,
तो हम लोगों में नर्वस सिस्टम, प्लांट में क्या क्या है, हार्मोन है और अनुवर्तन। तो पौधों में नियंत्रण और समन्वय दो चीजों से होता है, अनुवर्तन और हार्मोन से। क्लियर है? अब अनुवर्तन किसे कहते हैं लिखिएगा, अनुवर्तन लिख के डैश दीजिएगा, अनुवर्तन, अनुवर्तन लिख करके डैश देंगे। इसमें लिखिएगा पौधों में बाह्य उद्दीपन, ब्रैकेट में लिख लेना स्टिमुलाई, के कारण होने वाली गति अनुवर्तन कहलाती है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे ट्रॉफिज्म, लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू आउटर स्टिमुलस। स्टिमुलस को अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में समझे तो क्या होगा, डिस्टरबेंस। आप बैठे हुए हैं, पीछे से कोई कलम से आपको खोद रहा है, तो आपको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, समझ गए? उसी को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है, उद्दीपन। अब वो उद्दीपन करेगा तो क्या करोगे, पीछे घूम के एक चटका ठोकरा तो आप रिएक्ट करोगे। वैसे ही प्लांट को बाहर से कोई स्टिमुलेट करता है, बाह्य उद्दीपन माने बाहर से कोई डिस्टर्ब करता है। तो प्लांट को जब कोई बाहर से डिस्टर्ब करेगा और उस डिस्टर्बेंस के कारण उसमें गति होगी, कोई चेंज होगा, वो गति क्या कहलाता है, अनुवर्तन कहलाता है। समझ गए? तो प्लांट अनुवर्तन के द्वारा, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू आउटर स्टिमुलस, बाहर से डिस्टर्बेंस के कारण प्लांट में जो गति होगा वो अनुवर्तन कहलाएगा। अब ये अनुवर्तन कई प्रकार का होता है, तो लिखेंगे विभिन्न प्रकार के अनुवर्तन निम्न हैं। विभिन्न प्रकार के अनुवर्तन निम्न हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉफिज्म आर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉफिज्म आर, विभिन्न प्रकार के अनुवर्तन निम्न हैं। पहला लिखिएगा प्रकाश नुवर्तन, अंग्रेजी में कहेंगे फोटोट्रॉफिज्म। प्रकाश नुवर्तन, फोटोट्रॉफिज्म। लिखिएगा पौधों का सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट। एग्जाम्पल में लिख लेना सूर्यमुखी, सनफ्लावर, सनफ्लावर। या एक और एग्जाम्पल लिख लेना पौधों का शीर्ष भाग, पौधों का शीर्ष भाग, एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट, एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट, पौधों का शीर्ष भाग। हो गया? अब देखो प्लांट कोई है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो उसके दिशा में वो क्या करता है, घूमता है। जैसे सूरजमुखी के फूल को देखिएगा, सुबह में पूरब दिशा में होगा, शाम ढलते ढलते पश्चिम की तरफ घूम जाएगा, तो उसका अनुवर्तन क्या कहलाएगा, प्रकाश अनुवर्तन कहलाएगा। समझ गए? तो पौधे या शीर्षस्थ भाग मतलब क्या, अब जैसे टेंड्रिल्स वाले प्लांट हैं, टेंड्रिल्स वाले प्लांट में जैसे मटर वटर का फसल है, उस पौधे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी सूर्य के प्रकाश की दिशा में क्या होते रहता है, घूमते रहता है। तो उसका भी जो गति कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फोटोट्रॉफिज्म, प्रकाश अनुवर्तन। यानी प्रकाश पौधे को डिस्टर्ब कर रहा है, उस अनुसार पौधे में रिएक्शन हो रहा है, यह कहलाता है फोटोट्रॉफिज्म। तो डायरेक्ट एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सूर्यमुखी के पौधे में कौन सी गति होती है, तो क्या कहेंगे, फोटोट्रॉफिज्म, प्रकाश गति। दूसरा लिखिएगा जलानुवर्तन,
जलानुवर्तन, इसको कहते हैं हाइड्रोट्रॉफिज्म। हाइड्रोट्रॉफिज्म, इसमें लिखिएगा पौधों का जल के धारा की दिशा में गति, जल के धारा की दिशा में गति, पौधों का जल के धारा की दिशा में गति, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स towards the फ्लो ऑफ वाटर, पौधे का जल के धारा की दिशा में गति। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा जलकुंभी, जलकुंभी को अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोफाइटा। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा पैसा पौधा, पैसा पौधा इत्यादि, ठीक है। यानी वे सारे पौधे जो पानी के धारा की दिशा में गति करेंगे उनका गति क्या कहलाएगा, जलानुवर्तन, ठीक है। पानी के धारा में जो पौधा गति करेगा, जलानुवर्तन। तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे स्पर्शानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं थिग्मोट्रॉफिज्म, थिग्मोट्रॉफिज्म। इसमें लिखिएगा पौधों को स्पर्श करने पर उसमें होने वाली गति, पौधों को स्पर्श करने पर उनमें होने वाली गति, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू टच, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू टच। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा मिमोसा पुडिका, एग्जाम्पल में लिखिएगा मिमोसा पुडिका। छुई मुई लिख के नहीं आएगा, परीक्षा में मिमोसा पुडिका लिखेगा, बोटेनिकल नेम लिखता है, समझ गए। हम लोग भले बोल देते हैं छुई मुई, नाम है इसका मिमोसा पुडिका। अंग्रेजी में लिखते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट, या फिर कहा जाता है छुई मुई, या फिर कहा जाता है लाजवंती, इसका एक नाम है लाजवंती, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि छुई मुई के पत्ते को छूने पर लगेगा कि सिकुड़ गया, समझ गए। तो वो क्या होता है, उसमें जाइलम के द्वारा पानी उसके जड़ से उसके पत्ता में जाते रहता है, और जैसे ही आप उसको स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो पानी का वो मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे पत्ती बंद हो जाएगा, लगेगा कि सूख गया, और फिर कुछ देर आप छोड़ देंगे तो वापस अपने ठीक हो जाता है, ठीक है। तो मिमोसा पुडिका प्लांट में जो गति है वो क्या है, स्पर्शानुवर्तन, थिग्मोट्रॉफिज्म, याद रहेगा। चलिए चौथा लिखिएगा जियोट्रॉफिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, इसको कहते हैं जियोट्रॉफिज्म। इसमें लिखिएगा पौधों में जड़ का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति, पौधों में जड़ का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति, मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी, पौधों में जड़ का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति, हो गया। एग्जाम्पल इसका केवल जड़ आएगा, रूट। गमला में मान लो गमला आपने रखा, अब इस गमला को ऐसे रख दिए हैं उल्टा करके, सरफेस ये है, ठीक है। अब गमला में कोई फ्लावर लगा हुआ है, तो फ्लावर का जो एपिकल पार्ट है हमेशा किधर रहेगा, ऊपर की ओर, यानी टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक है। और जड़ वाला जो हिस्सा रहेगा हमेशा किधर रहेगा, ग्रेविटी के तरफ। तो पौधों में जड़ जो है वो कौन सा ट्रॉफिज्म परफॉर्म करेगा, गुरुत्वानुवर्तन परफॉर्म करेगा, जियोट्रॉफिज्म परफॉर्म करेगा। तो पूछेगा कि जड़ में कौन सा गति, तो गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉफिज्म, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल में जड़ है, रूट ऑफ प्लांट, ठीक है। पांचवा लिखिएगा रसायनुवर्तन, रसायनुवर्तन, अंग्रेजी में कहेंगे कीमोट्रॉफिज्म। इसमें लिखिएगा
पराग नलिका के भीतर बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। निषेचित करने हेतु होने वाली गति इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन within pollen tube to fertilized ovule। हो गया? समझ में नहीं आया होगा? ये आ गया? नहीं आया? इसको लिख लीजिए, फिर समझा रहे हैं। एग्जाम्पल समझाएंगे, एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है बस। चलिए, हो गया। अब देखिए, फ्लावर जो होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो क्या कहिएगा? पुष्प। पुष्प जो होता है, फूल, वो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कई बार रिपीट क्वेश्चन ही मिलेगा आपको घटना चक्र में। अब फ्लावर जो होता है, प्लांट में जो फ्लावर होता है, वो केवल पौधा का एक फाइलम में मिलता है, अन्य किसी फाइलम में नहीं मिलेगा। कौन से फाइलम में? एंजियोस्पर्म में। 100% अगर पौधे हैं तो उन 100% पौधों में 5% प्लांट ही है जो जमीन पर हम आप देखते हैं। 95% प्लांट की वैरायटी जो है एक्वेटिक है, पानी के भीतर है। धरती पर पानी ज्यादा है कि जमीन ज्यादा है? पानी ज्यादा है, लगभग 73% पानी है। तो जलीय पौधों की संख्या स्थलीय पौधों से कई गुना ज्यादा है, 95%। और उन 5% पौधों में 2% के आसपास प्लांट ऐसे हैं जो फ्लावरिंग हैं, जिनमें फूल होता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। 5 फाइलम हुआ, 4 फाइलम हुआ। इन चारों में फूल नहीं है, फूल केवल एक में है, एंजियोस्पर्म में। समझ में आए? ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। 4 में फूल नहीं है, फूल केवल एक, एंजियोस्पर्म में। फूल का काम क्या है? तो पौधों में लैंगिक जनन करना। जिस भी प्लांट में फ्लावर होगा उसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, लैंगिक जनन होगा। ठीक है? तो पुष्प क्या है? पौधों का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कोई भी फूल आप देखेंगे तो उस फूल का कुछ हिस्सा होता है जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको फ्लावर दिखेगा। ऐसे ड्राइंग मेरा अत्यंत खराब है, फिर भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? मान लो इस तरीके का कोई फ्लावर है। ठीक है? मान लो इस तरह का कोई फ्लावर है। ठीक है? अब ये बीच वाला जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है? ये सबसे ऊपर का जो भाग है इसको कहा जाता है एस्टिग्मा। क्या कहेंगे? इसका बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? एस्टाइल। और ये क्या कहलाएगा? ओवरी। तो अभी लिखिएगा, मतलब समझिएगा। एस्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट मिल करके प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार करते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्त्री केसर और इंग्लिश में कहते हैं गाइनोसियम। ठीक है? गाइनोसियम कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री केसर। दीज 3 आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये वाला जो हिस्सा है प्लांट का, ये वाला जो देख रहे हैं, इसे कहा जाता है एंथर। सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? एंथर। ठीक है? और ये वाला जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। और यह एंथर और फिलामेंट मिलकर के प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तैयार करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे, और अंग्रेजी में कहेंगे एंड्रोसियम। क्लियर है? अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं पर भी होगा, लैंगिक जनन, तो गैमिट का निर्माण होगा युग्मक में। जैसे मेल गैमिट स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका, फीमेल गैमिट ओवम सेल, अंडाणु कोशिका। वैसे ही इसमें भी मेल और फीमेल गैमिट बनेगा। तो मेल गैमिट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही है ना। तो एंथर जो है, यह मेल गैमिट के रूप में क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन।
जिसको हिंदी में कहते हैं परागकण। परागकण, यह परागकण जो है वह पुष्पों का नर युग्मक होता है, ठीक है। और यहां जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर बनेगा ओव्यूल। ओव्यूल बनेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजांड। क्या कहेंगे? बीजांड। तो क्वेश्चन पूछे कि पौधों का मादा जनन युग्मक कौन है, तो क्या कहेंगे? बीजांड। नर जनन युग्मक परागकण, मादा जनन युग्मक बीजांड। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो बिना निषेचन का नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन का। तो निषेचन के लिए क्या करना होगा? यहां जो पॉलन ग्रेन बना है, इस पॉलन ग्रेन को कहां जाना पड़ेगा? स्टिग्मा पर। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पौधों में एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाना परागकण कहलाता है। यही प्रश्न इस बार 68 बीपीएससी में पूछा था कि परागण किसे कहते हैं, तो परागण कहते हैं पुष्पों के एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण। अब ये पॉलन ग्रेन कई अन्य कारणों से स्थानांतरित होगा। अब कोई स्पर्श करके यहां टच करके यहां टच कर दे तो पॉलन ग्रेन चला गया। पक्षी के माध्यम से चला जाएगा, हवा के माध्यम से चला जाएगा, कीट के माध्यम से चला जाएगा, पानी के माध्यम से चला जाएगा, चमगादड़ के माध्यम से चला जाएगा। तो अन्य किसी भी माध्यम से पॉलन ग्रेन यहां से उठ करके स्टिग्मा पर चला जाता है तो क्या हो जाता है? पॉलिनेशन। अब यहां केवल पॉलन ग्रेन के चल जाने से पॉलिनेशन हो जाएगा कि उस पॉलन ग्रेन को यहां पहुंचना होगा, ओवरी में पहुंचना होगा। तो पॉलन ग्रेन ओवरी में कैसे पहुंचेगा? तो टेम्पोररी कुछ देर के लिए यहां पर एक पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। यहां बनता है एक पॉलन ट्यूब, इसे कहेंगे पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब से होता हुआ जो पॉलन ग्रेन आया है वो कहां उतरेगा? ओवरी में। और ओवरी में आएगा तो पॉलन ग्रेन किससे मिल जाएगा? ओव्यूल से। और ओव्यूल और पॉलन ग्रेन का मिलना क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और जब निषेचन होगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? सीड का, बीज का। और बीज बन गया तो इसी को कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। आई बात समझ में? तो पॉलन ट्यूब के अंदर में यह पॉलन ग्रेन जो स्थानांतरित हो रहा है, इसी को कीमोट्रॉफिज्म कहते हैं, रसायनुवर्तन कहते हैं। कोई कष्ट किन्हीं को? समझ गए? लिख लीजिए। इससे अच्छा आप बना लीजिए, ऐसा क्यों बनाइएगा? चलिए जल्दी कर लीजिए, लिख लीजिए। इसमें कुछ पूछना नहीं किन्हीं को ना, लास्ट में एक पॉइंट लिखवा देते हैं। और काहे डरा दे रहे हो सभी को? चलिए लिख लिए।
स्टाइल है, STYLE। हिंदी सब नाम बोलचाल में वही प्रयोग होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। हिंदी नाम होगा तो बहुत खतरनाक कुछ निकल के आएगा। दिया है ना। ज़्यादा हिंदी में जाओगे, अब कहोगे कि स्टाइल मार रहे हैं, कहीं कहिएगा ना जाके कि स्टाइल मार रहे हैं। अब स्टाइल का वहाँ तो नहीं खोजिएगा कि हिंदी बताते हैं। इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, वर्तिकाग्र। किसी को नहीं कहते हैं, इंग्लिश लिख लीजिए। चलिए हो गया। अब एक लाइन लिखिएगा नोट में, नोट में लिखिएगा, इंग्लिश वाले तो लिखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पौधों में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पुष्प, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पुष्प, पौधों में वर्तिका से, वर्तिका से वर्तिकाग्र पर, वर्तिका से वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण, पौधों में वर्तिका से वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण, पराग कणों का स्थानांतरण परागण, परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल की सेक्सुअल, सेक्सुअल होता है, ठीक है, लैंगिक जनन। तो समझ गए, ये 5 ट्रॉफीज में याद रहेगा। पहला क्या था, पहला क्या है, फोटोट्रॉफिज, फोटोट्रॉफिज्म का एग्जाम्पल सूर्यमुखी। दूसरा जियोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म का उदाहरण जड़, जड़ हो जाएगा, जियोट्रॉफिज्म गुरुत्वानुवर्तन में क्या होगा, जड़ हो जाएगा। तीसरा हाइड्रोट्रॉफिज्म, इसका एग्जाम्पल जलकुंभी, मनी प्लांट। उसके बाद आपका कीमोट्रॉफिज्म, तो कीमोट्रॉफिज्म का उदाहरण क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब के अंदर स्थानांतरण। और 5वां स्पर्शानुवर्तन थिग्मोट्रॉफिज्म, थिग्मोट्रॉफिज्म का एग्जाम्पल केवल और केवल मिमोसा पुडिका, छुई मुई, ठीक है। तो 5 एकदम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। अब इसमें पहला हार्मोन लिखेंगे ऑक्सीन, हिंदी में भी ऑक्सीन ही कहेंगे। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह पौधों में यह पौधों में शीर्ष भाग पर पाया जाता है। यह लंबाई, यह लंबाई को बढ़ाता है, इसलिए इसे पादप वृद्धिवर्धक, पादप वृद्धिवर्धक हार्मोन कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन एपिकल रीजन ऑफ प्लांट बॉडी, कॉमा इट प्रमोट
length of plant, so it is called growth promoter, so it is called growth promoter हार्मोन। ठीक है, ध्यान देंगे जितना प्लांट का एपिकल पार्ट होगा, शीर्ष भाग होगा, उन सारे शीर्ष भागों पर कौन सा हार्मोन मिल जाएगा आपको? ऑक्सिन। जैसे प्लांट में यदि आप लीफ को देखो, पत्ता को, तो पत्ता का ये ऊपर वाला जो नोड निकला रहता है, इसको पत्ता का कौन सा भाग कहेंगे? एपिकल अग्रभाग कहेंगे। प्लांट का जो तना होता है, स्टेम, इस स्टेम में देखिएगा तो स्टेम का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? एपिकल पार्ट। प्लांट में जो जड़ है, तो जड़ में रूट हेयर निकला रहता है, मूल रोम, तो मूल रोम का अगला भाग क्या कहलाएगा? एपिकल पार्ट। यानी प्लांट में जहां जहां एपिकल पार्ट है, उन सारे एपिकल पार्ट में मिलेगा आपको हार्मोन ऑक्सिन, और वो क्या काम करेगा? पौधों में लंबाई को बढ़ाएगा। जैसे ह्यूमन में पूछे, हम लोगों के शरीर में लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एसटीएच, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन है ना, जो हम लोगों में लंबाई को बढ़ाता है। तो हम लोगों में एसटीएच को बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, और पौधों में ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन किसे बोलेंगे? ऑक्सिन को बोलेंगे। ठीक है, तो यह पौधों में कहां? शीर्ष भाग पर पाया जाएगा, पौधों में लंबाई को बढ़ाता है, इसलिए इसे पादप वृद्धि वर्धक हार्मोन कहते हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा हार्मोन लिखिएगा, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स, अच्छा ठीक है, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स में लिखिएगा, यह बीज के सुषुप्तावस्था को नष्ट कर देता है। इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन डोरमेंसी ऑफ सीड। अब ध्यान देंगे, किसान क्या काम करेगा? बीज को मिट्टी में डाल देगा। मान लो ये दो बीज है, कहां है? मिट्टी के अंदर। ठीक है, अब बीज में से ही पौधा बाहर निकलेगा, तो जब तक बीज मिट्टी में है, इसमें से पौधा बाहर नहीं निकल रहा है, तब तक बीज की अवस्था क्या कहलाती है? डोरमेंसी, सुषुप्तावस्था कहलाती है। ठीक है, अब बीज का जो बाहरी आवरण है, यह दुनिया के सबसे कठोरतम टिश्यू से बना हुआ है, और मृत टिश्यू से, जिसको कहते हैं एस्केलेरेन काइमा। नाम सुने हैं? एस्केलेरेन काइमा। अब एस्केलेरेन काइमा इतना मजबूत होता है, जैसे जटा वाला नारियल का छिलका किसका बना रहता है? एस्केलेरेन काइमा का। अखरोट का छिलका, बादाम का छिलका, सब किसका बना रहता है? एस्केलेरेन काइमा का। अब सोचिए, बीज का बाहरी आवरण उतना ही कठोर टिश्यू से बना हुआ है, और बीज के अंदर से पौधा को बाहर निकलना है, तो उसको इस एस्केलेरेन काइमा को ऊपर से तोड़ना पड़ेगा, तब तो निकलेगा। तो रुकावट जो पैदा करता है एस्केलेरेन काइमा बीज से पौधा निकलने में, उस रुकावट को दूर करने का काम कौन हार्मोन करेगा? जिब्रेलिन। तो पौधे में बीज के सुषुप्तावस्था को, डोरमेंसी पीरियड को नष्ट करेगा, और नया प्लांट ग्रो करने में उसकी मदद करेगा। समझ गए? तो बीज की सुषुप्तावस्था नष्ट कौन करेगा? जिब्रेलिन। चलिए तीसरा हार्मोन लिखिएगा, साइटोकाइनिन। थर्ड लिखेंगे, उसको मतलब क्या किया? इसमें डोरमेंसी का, उसमें जिब्रेलिन का कोई रोल नहीं है, जिब्रेलिन का उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, साइटोकाइनिन में लिखेंगे, यह पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। यह पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन प्लांट। सेल डिवीजन इन प्लांट। प्लांट में कोशिका विभाजन कौन कराएगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, चौथा लिखिएगा, एब्सेसिक एसिड। हिंदी में भी कहेंगे एब्सिसिक
एब्सिसिक एसिड, अम्ल नहीं कहते हैं, एसिडे कहते हैं, ठीक है। हाँ, एब्सिसिक एसिड शॉर्ट में कई जगह लिखा हुआ मिलेगा ABA हार्मोन। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में कहते हैं ABA हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हो गया, लिख लिए। अब देखिए इसमें लिखिएगा यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। इट इज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, इट इज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है जो पुराने पत्तों को पौधों से विलगित मतलब अलग करना, विलगित करने का कार्य करता है। इंग्लिश वाले लोग कॉमा देंगे, कंटिन्यू करेंगे। इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ ओल्ड लीव्स फ्रॉम प्लांट बॉडी, ओल्ड लीव्स फ्रॉम प्लांट बॉडी। देखो, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन किसे कहा गया था? ऑक्जिन को। और ग्रोथ इनहिबिटर किसे कहा जा रहा है? एब्सिसिक एसिड को। यानी ये वृद्धि रोधन का काम करेगा, वृद्धि को रोकेगा, कंट्रोल करेगा, और वो वृद्धि का वर्धन कर रहा था। पुराना जितना पत्ता होता है पेड़ पर, उस पुराने पत्ते के डंठल में जमा होने लगता है यह अम्ल एब्सिसिक एसिड। और जैसे ही एब्सिसिक एसिड डंठल में जमा होगा, डंठल कमजोर हो जाएगा और हवा बहने पर पेड़ से टूट के अलग, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड का काम पुराने पत्तों को पेड़ से तोड़ के अलग करने का भी है। चलिए, पांचवा हार्मोन लिखिएगा इथिलीन। पांचवा हार्मोन लिखिएगा एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन इसमें डैश देकर के लिखिएगा। यह फलों को पकाने वाला हार्मोन है, यह फलों को पकाने वाला हार्मोन है। इट हेल्प्स इन राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, इट हेल्प्स इन राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। यह फलों को पकाने वाला हार्मोन है, कॉमा। यह एकमात्र हार्मोन है, यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था ब्रैकेट में लिखिएगा एसीटिलीन। यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था ब्रैकेट में एसीटिलीन, एसीटिलीन ब्रैकेट बंद में पाया जाता है। इंग्लिश वाले लोग कॉमा देकर लिखेंगे इट इज वनली हार्मोन, इट इज वनली हार्मोन प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट कॉल्ड एसिटिलीन, गैसियस स्टेट कॉल्ड एसिटिलीन। देखिए, इस चार हार्मोन जो लिखे हैं, सब हार्मोन किस अवस्था में है? लिक्विड, फ्लूइड स्टेट में। इकलौता हार्मोन एथिलीन जो है किस रूप में है? गैसीय रूप में। इसको फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फलों को पकाने वाला। पेड़ पर जो नेचुरल फल पकता है वो किस हार्मोन के कारण? और इसी एथिलीन से आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है कार्बाइड। तो कार्बाइड से हम लोग फल पकाते हैं ना घरों में, तो कार्बाइड रख देते हैं, बोरा में बांध देते हैं, तो कार्बाइड से कौन सा गैस निकलता है? एसिटिलीन। तो एथिलीन एथिलीन नेचुरल हो गया और एसिटिलीन आर्टिफिशियल हो गया, कृत्रिम हो गया। तो कृत्रिम रूप से एथिलीन को एसिटिलीन में प्रयोग करा जाता है फलों को पकाने में। तो इकलौता पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में है वह क्या कहलाता है? एसिटिलीन या एथिलीन। याद रहेगा। चलिए, लास्ट एक हार्मोन लिख लीजिएगा, छठा फ्लोरीसेंस। फ्लोरीसेंस इसमें लिखिएगा, यह फ्लोरीसेंस में लिखेंगे यह फूलों को खिलने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर,
यह फूलों को खिलने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ब्लूमिंग, BLOOMING, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर लेना है आपको बस प्लांट में। याद हो ही गया होगा, और नहीं याद हुआ होगा तो मोटा बुद्धि होगा। चलिए अगला लिखेंगे। मोटा बुद्धि होगा तभी याद नहीं होगा, अब इतना तोड़ तोड़ के बताएं तब याद नहीं होगा तो गड़बड़ बात है। चलिए आगे लिखिएगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हेडिंग बनाएंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहते हैं मानव तंत्र, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से बाहर आप लोग नहीं निकलना चाह रहे हैं, मान खाने पीने वाला खाली मामला रहे। मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसमें लिखिएगा मानव में सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। ह्यूमंस कंट्रोल देयर ऑल वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शन। ह्यूमन कंट्रोल their all voluntary and involuntary action by their nervous system। मानव में सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र का, हाँ इसी का अगला पॉइंट, न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। न्यूरॉन्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब जैसे कल बताया था हमने कि किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या था? नेफ्रॉन था। मानव शरीर का क्या था? सेल। वैसे ही नर्वस सिस्टम किससे बना है? न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में? अब न्यूरॉन हम लोग समझ लेते हैं पहले, अभी लिखना कुछ देर बंद रखिएगा, ठीक है। कथी बना रहे हैं? ये पतंग है, उड़ाना है इसको। देखिए ये वाला जो भाग है, वाइट कलर ले लेते हैं, ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स, ठीक है। यह वाला जो भाग है इसको कहते हैं साइटोन। इंग्लिश में भी साइटोन ही कहेंगे, हिंदी में भी इसको डेंड्राइट्स ही कहेंगे। एकदम बनाना है। ये वाला जो है इसको कहा जाता है एक्सॉन। अच्छा बना लो पहले तब समझाते हैं, मन बेचैन होगा आप लोगों का। इसको कहते हैं न्यूक्लियस, हिंदी में कहेंगे केंद्रक। यह वाला जो भाग है इसको कहेंगे एक्सोनल इंड। यह है कोशिका द्रव्य।
साइटोप्लाज्म, ये भाग है माइलिन। एक्सोनल एंड को हिंदी में कहेंगे तंत्रिका समाप्ति। इसको बना लीजिए। फिगर है न्यूरॉन का। पत्ती दिख रहा है आपको, लीफ थोड़ी है जी, डेंड्राइट्स है, एक ही जैसा सब है। हाँ, हाँ? वो फिगर न्यूरॉन का है, पूरा न्यूरॉन का फिगर है। हाँ, तंत्रिका समाप्ति, नर्व एंड। लिख लिए? आप लोगों को भी याद हो जाएगा अब। साइटोन के नीचे है, साइटोन कीजिए डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बन गया। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए, इसमें अगर नंबरिंग हम लोग कर ले, ये क्या कर रहे हैं आप, पूरा बैठ के झूला खेल रहे हैं। इसको नंबरिंग कर लीजिए। देखो पहले क्या होगा, सबसे पहला भाग न्यूरॉन का डेंड्राइट्स के बाद साइटोन, साइटोन के बाद कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के बाद केंद्रक, पांचवा एक्सॉन, छठा माइलिन शीथ, सातवां एक्सोनल एंड। ठीक है, इस तरह से ये अंग एक न्यूरॉन में पाए जाते हैं। अब इसके काम क्या हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोगों के शरीर में 5 सेंस ऑर्गन, 5 है ना, पांचों सेंस ऑर्गन को कहेंगे आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। इन सब का फंक्शन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, फंक्शन अलग अलग है। मान लो आपसे हम कहें जो आंख होती है आईज, इसको क्या कहोगे, तो आंख को कहोगे आप कि यह फोटो रिसेप्टर है। क्या है, फोटो रिसेप्टर, मतलब प्रकाश ग्राही। ठीक है, दूसरा हम कहें नाक आपके शरीर में क्या काम करता है, तो कहोगे कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब घ्राण ग्राही, घ्राण, हाँ इसको कहेंगे घ्राण ग्राही। और फोटो रिसेप्टर को कहेंगे प्रकाश ग्राही। तीसरा हमसे आपसे कहें कि ईयर, तो ईयर कहोगे साउंड रिसेप्टर, साउंड रिसेप्टर यानी तापमान ग्राही, सॉरी आवाज ग्राही, ध्वनि ग्राही। उसके बाद है स्किन, त्वचा, तो त्वचा कहोगे थर्मो रिसेप्टर। आपका मन, त्वचा जो है वो थर्मो रिसेप्टर है, तापमान ग्राही। आंख, नाक, कान और जीभ, टंग, टंग जो है इसको कहेंगे हम लोग टेस्ट रिसेप्टर।
टेस्ट रिसेप्टर, इसको कहेंगे स्वादग्राही। ठीक है, तो ये 5 सेंस ऑर्गन हम लोगों के शरीर में है और पांचों का काम हमने लिख दिया है, तो ये पांचों का काम आप याद रखोगे। अब ये अगर 5 सेंस ऑर्गन हम लोगों के शरीर में नहीं रहे तो बाहर का कोई भी रिलेशन हम लोगों के इंटरनल इंवायरमेंट को इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब गर्मी होता है तो पसीना चलने लगता है, किस कारण से? तो त्वचा हम लोगों के पास है। जलेबी खाते हैं, मीठा लगता है, मिर्च खाएंगे तीखा लगेगा, किस कारण से? जीभ के कारण से। तो आईज को फोटो रिसेप्टर प्रकाशग्राही, नोज को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर घ्राणग्राही, ईयर को साउंड रिसेप्टर ध्वनिग्राही, स्किन को थर्मो रिसेप्टर तापमानग्राही और टंग को टेस्ट रिसेप्टर स्वादग्राही। ठीक है, तो ये सब क्या करेगा? बाहर के इन्वायरमेंट से हम लोगों के इन्वायरमेंट को क्या करता है? जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये पांचों जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? लिख लिए इसको लिखिए जल्दी। हाँ, आवाज नहीं आया। द्रव्यग्राही, दर्द महसूस करने वाला, वो ब्रेन में बताएंगे, मस्तिष्क पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। उसका सेंस ऑर्गन से रिलेशन नहीं है, वो ब्रेन से रिलेशन, वहां बताएंगे। हो गया? अब देखो, अब 3 दिन तो आप लोग लिखते रहिए तो रुके रहेंगे, जल्दी। अब छोड़िए, वो पांचों सेंस ऑर्गन था। अब पांचों सेंस ऑर्गन हम लोगों के शरीर में न्यूरॉन से, ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इसलिए बढ़िया से सीरीज बना लीजिए दिमाग में। सेंस ऑर्गन किससे जुड़ा हुआ है? डेंड्राइट्स से। अब सेंस ऑर्गन क्या किया? मैसेज को लिया, आंख नाक कान जीभ और त्वचा का मैसेज लिया, तो कौन लेगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स उस मैसेज को किसे दे देगा? तो ये तारा जैसी संरचना साइटोन जिसको कहते हैं, इसको दे देगा। साइटोन उस मैसेज को किसको दे देगा? न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस को कहते हैं मास्टर ऑफ सेल, कोशिका का मालिक, या नियंत्रण कक्ष कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ दी सेल। तो जो भी मैसेज डेंड्राइट्स सेंस ऑर्गन से लिया और न्यूक्लियस को दिया, न्यूक्लियस उन मैसेज को विद्युतीय तरंग के रूप में बदल देगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। और विद्युतीय तरंग के रूप में न्यूक्लियस उन मैसेज को बदलने के बाद पास करेगा किससे? एक्सॉन से। अब एक्सॉन से वो मैसेज पास होते हुए कहां आएंगे? लास्ट में। न्यूरॉन का लास्ट भाग क्या कहलाएगा? एक्सोनल एंड। तो एक्सोनल एंड में मैसेज आए, खत्म। अब इस तरह के हम लोगों के शरीर में करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन है, करोड़ों न्यूरॉन है। तो एक न्यूरॉन से मैसेज आ गया तो मामला खत्म हो गया क्या? नहीं। अब इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आएगा, तीसरे न्यूरॉन में आएगा, और शरीर के प्रत्येक लाखों करोड़ों न्यूरॉन में जाएगा। न्यूरॉन जहां खत्म होता है वहां शुरू क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। याद करिए, सबसे पहले कौन है? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन अपना मैसेज किसे देंगे? न्यूरॉन को। न्यूरॉन अपना मैसेज किसे देगा? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड अपना मैसेज किसे देगा? ब्रेन को। इस तरह से मस्तिष्क तक कोई भी सूचना पहुंचती है। ठीक है, सेंस ऑर्गन मैसेज को किसको दिया? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट साइटोन, साइटोन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसे विद्युतीय तरंग में बदलेगा। विद्युतीय तरंग इस एक्सॉन से होता हुआ नीचे आएगा और एक्सोनल एंड पर आएगा। अब एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड जहां होता है, ठीक यहीं से एक दूसरा न्यूरॉन जो होता है वो शुरू होता है। ठीक है, तो एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स दोनों जुड़ा हुआ रहता है, और जिस जगह पर ये दोनों जुड़ते हैं उसको सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो लिखिएगा एक लाइन, लिखिएगा, एक तंत्रिका की, एक न्यूरॉन की तंत्रिका समाप्ति, एक न्यूरॉन की तंत्रिका समाप्ति दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से, एक न्यूरॉन की तंत्रिका समाप्ति दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, लिखा हुआ है भाई मेरे बोर्ड पर, हाँ, डेंड्राइट्स से होती है, जुड़ी होती है, इसे सिनेप्स, इसे सिनेप्स कहते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखिएगा, वन एंड ऑफ
ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सोनल इंड, एक्सोनल इंड न्यूरॉन, न्यूरॉन अटैच्ड विथ डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, attached with dendrites of another neuron called synapse, called synapse, synapse, synapse। अब देखो तो इसका मैसेज किस में आ गया, सिनेप्स में, सिनेप्स के द्वारा दूसरे न्यूरॉन, फिर सिनेप्स से तीसरे न्यूरॉन, और सभी न्यूरॉन में वो मैसेज घूम लेगा और घूम के कहां पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड किसे देगा, ब्रेन को। अब फिर ब्रेन क्या करेगा, डिसीजन देगा। तो ब्रेन का डिसीजन फिर किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से किसके पास, न्यूरॉन, और न्यूरॉन से किसके पास, सेंस ऑर्गन के पास। समझिएगा ऐसे, जैसे मान लो हम त्वचा पर ऐसे पिन कर रहे हैं, चींटी काट रहे हैं, तो इस समय यह त्वचा क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। अब यह रिसेप्टर इस दर्द को किसको दे रहा है, डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट सारे न्यूरॉन में फिर घुमा देगा सिनेप्स होते हुए, फिर वो मैसेज कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किसको देगा, ब्रेन को। ब्रेन कहेगा कि तुमको हाथ हटा लेना चाहिए, वहां से हाथ हटा लेना चाहिए। अब ब्रेन का यह डिसीजन किसके पास आया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से किसके पास आया, न्यूरॉन, न्यूरॉन से फिर किसके पास आया, स्किन के पास। तो जिस समय हाथ पर चींटी काटे थे यह था रिसेप्टर, अब ब्रेन कह दिया हाथ हटा लो, तो क्या बन गया, इफेक्टर। समझ में बात आ रही है। आंख ने देखा कि सामने कीड़ा आ रहा है, अब आंख बंद करना है, आंख ने देखा सामने कीड़ा आ रहा है, माने फोटो रिसेप्टर, तुरंत आंख ने मैसेज किसको दिया, डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स ने उस मैसेज को किसको दे दिया, पूरे न्यूरॉन में फैला दिया सिनेप्स के द्वारा। फिर कहां गया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किसको दिया, ब्रेन को। ब्रेन ने कहा कि आंख बंद कर लो। ब्रेन जैसे ही बोला आंख बंद कर लो, तुरंत वो मैसेज रेगुलेट होकर के आया आंखों तक और आंखों को बंद कर लिया। तो अब आंख जब बंद हो रहा है तो उस समय आंख क्या कहलाएगा, इफेक्टर। जिस समय डिसीजन जा रहा था, रिसेप्टर, एक्शन ले लेगा, इफेक्टर। समझ गया। तो इस तरह से मैसेज जो होता है वो बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। हाँ बहुत कम समय है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तंत्रिका तंत्र के निम्न भाग हैं। फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर, फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर, तंत्रिका तंत्र के निम्न भाग हैं। पहला लिखिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लीजिएगा, बोलचाल में इंग्लिश ही प्रयोग होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में कहा जाता है सीएनएस। दूसरा लिखिएगा पारिधीय, पारिधीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में कहेंगे पीएनएस। और तीसरा लिखिएगा स्वायत्तः तंत्रिका तंत्र, इसको कहेंगे ऑटोनोमस नर्वस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हिंदी, और शॉर्ट में कहेंगे एएनएस। ये तीन प्रकार का नर्वस सिस्टम मानव शरीर में कार्य करता है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। हो गया। पहला हेडिंग बनाएंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला हेडिंग बनाएंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रैकेट में स्पाइनल कॉर्ड लिख लेना, ना तो घर पे जाके छटपटाओगे कि मेरुरज्जु क्या है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रैकेट में स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस के भाग हैं। सीएनएस, सीएनएस समझ गए अब ना? हाँ, सीएनएस के भाग हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर दी पार्ट ऑफ सीएनएस। क्या क्यों? ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु किसके भाग हैं? सीएनएस के। अब हेडिंग बना लेना मस्तिष्क, हेडिंग बनाइएगा मस्तिष्क, मस्तिष्क ब्रेन, पहला हेडिंग बनेगा ब्रेन, ब्रेन मस्तिष्क। इसके बारे में पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट, मानव मस्तिष्क के अध्ययन को इनसेफोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड इनसेफोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड इनसेफोलॉजी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मस्तिष्क 8 हड्डियों से बने एक बक्से में बंद होता है। इसे क्रेनियम कहते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड विद इन, ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड विद इन ए बोनी बॉक्स, इनक्लोज्ड विद इन ए बोनी बॉक्स formed by 8 bone, formed by 8 bone, a bony box formed by 8 bone called cranium, called cranium। अगला पॉइंट लिखिएगा, मानव नर मस्तिष्क का औसतन भार 1400 ग्राम, जबकि मादा मस्तिष्क में 1350 ग्राम होता है। तो कहीं से आवाज है 1450 ग्राम। चलो, द एवरेज वेट ऑफ, लिखिएगा द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन मेल ब्रेन। अब हम कर रहे हैं, विज्ञान करके भेजा है तो हम क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, हम कर दिए हैं। The average weight of human male brain is 1400 gram, is 1400 gram, while it is 1350 grams, while it is 1350 grams in female। अब देखिए, मस्तिष्क का मतलब क्रैनियम के चलते होता है, ही नहीं कि ब्रेन का वजन 50 ग्राम कम है। ठीक है, पहले के समय में जो कंप्यूटर आता था वो आप लोग देखे होंगे, डिब्बा टाइप का रहता था, इतना बड़ा पीछे निकला रहता था, है ना। अब इतना बड़ा अगर स्क्रीन रहना हो पहले तो पूरा एकदम छेके रहेगा जगह इतना। अब इतना बड़ा स्क्रीन इतना पतला में आ गया है कि नहीं आ गया? इतना पतला में। तो समझ गए हम क्या कह रहे हैं?
ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का औसतन भार नर में कितना 1400 ग्राम और मादा में कितना 1350 ग्राम, याद रखना है। चलिए इसको समझाएंगे ऊपर से फिर से एक बार। चलिए आगे लिखिएगा। हाँ, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। क्रेनियम और मस्तिष्क के मध्य, क्रैनियम और मस्तिष्क के मध्य 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, जिन्हें मेनिनजीज कहते हैं। बिटवीन द ब्रेन एंड क्रैनियम, between brain and cranium 3 membranes present। चलिए क्या लिखे हैं, इंग्लिश वाले क्या लिखे थे? बिटवीन ब्रेन एंड क्रैनियम 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट। बिटवीन ब्रेन एंड क्रैनियम 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट। 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट कॉल्ड मेनिन। ऑनलाइन वाला सभी खतरनाक है। दिमाग देखो कहां दौड़ रहा है सबका। कॉल्ड मेनिनजीज, कॉल्ड मेनिनजीज हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेनिनजीज झिल्ली में एक तरल द्रव्य, ब्रैकेट में लिखिएगा सेरिबो एस्पाइनल पाया जाता है, जो बाहरी चोटों से मस्तिष्क की रक्षा करता है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ मेनिनजीज, बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ मेनिनजीज सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड, CEREBOSPINAL, between the membrane of meninges cerebrospinal fluid, FLUID fluid present which protect brain from outer injuries, अगला पॉइंट लिखिएगा। मेनिनजीज की झिल्लियां निम्न हैं, मेनिनजीज की झिल्लियां निम्न हैं। मेम्ब्रेन ऑफ मेनिनजीज आर, हाँ इसी का अगला पॉइंट, मेनिनजीज की झिल्लियां निम्न हैं। मेम्ब्रेन ऑफ मेनिनजीज आर, मेम्ब्रेन ऑफ मेनिनजीज आर। पहला लिखिएगा, इंग्लिश हिंदी सेम है तो इंग्लिश में सारे लोग लिखिए ड्यूरामेटर डैश दे करके लिख लेना, बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन। दूसरा लिखिएगा
आर्किनॉइड, मध्य झिल्ली मिडिल मेम्ब्रेन, मध्य झिल्ली मिडिल मेम्ब्रेन, और तीसरा लिखिएगा पिया मेटर, आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन। बताएंगे, लिख लीजिए पहले। हो गया? नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा सेरिबोस्पाइनल द्रव्य में, सेरिबोस्पाइनल द्रव्य में, सेरिबोस्पाइनल द्रव्य में इंटेरोवायरस, ENTEROVIRUS, ENTEROVIRUS, सेरिबोस्पाइनल द्रव्य में, बोल तो रहे हैं फिर से, अरे भाई फिर से बोल रहे हैं यार, सेरिबोस्पाइनल द्रव्य में इंटेरोवायरस, इंटेरोवायरस के संक्रमण से मेनिनजीज सूज जाता है, सूज मतलब स्वेलिंग, सूज जाता है, कौमा यह रोग मेनिनजाइटिस कहलाता है, यह रोग मेनिनजाइटिस कहलाता है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ इंटेरोवायरस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन becomes swell, comma disease is called meningitis, disease is called meningitis। अब इसको समझिए फटाफट, देखिए ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो बाहर से कितने हड्डी के अंदर बंद है? 8, ठीक है। तो मान लो या बाहर से 8 हड्डी है, बीच में छोटा सा ब्रेन है, और इस 8 हड्डी का जो पूरा का पूरा बक्सा है, इस बक्से को बोला जाता है एस्फेनॉइड, एस्फेनॉइड या कज क्रैनियम, इसको कहेंगे, नहीं बनाना होना कुछ नहीं है, इसको क्या कहेंगे? क्रैनियम। यानी बाहर से मस्तिष्क 8 हड्डी के एक बक्से में बंद है, 8 हड्डी के बक्से का नाम क्रैनियम, क्लियर है। और ये जो बीच में ब्रेन है, औसतन भार 1350 या 1400 ग्राम जो है, इसके बाहर में और क्रैनियम के बीच में, ठीक है, कितनी झिल्लियां हैं? 3। और ये तीनों झिल्लियों को एक साथ सम्मिलित रूप से मेनिनजीज कहा जाता है, ठीक है। तीनों झिल्लियों को क्या कहेंगे? मेनिनजीज। जैसे हृदय के बाहर का झिल्ली पेरिकार्डियम, याद है, और पेरिकार्डियम में द्रव्य, पेरिकार्डियल द्रव्य, पेरिकार्डियल द्रव्य का काम क्या था? हृदय को चोट लगने से बचाना। वैसे ही ब्रेन का यह जो मेम्ब्रेन है, इसमें जो द्रव्य है, उस द्रव्य का नाम है सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो द्रव्य इन मेम्ब्रेन के बीच में है, इस द्रव्य को कहा जाता है सेरिबोस्पाइनल, ठीक है, इसको कहा जाता है सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड। अब मस्तिष्क में कोई भी अगर चोट लगेगा, इंजरी, तो वो मस्तिष्क तक नहीं आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मानव शरीर के किस भाग में सुई चुभोने पर भी पता नहीं चलेगा? तो मस्तिष्क, ठीक है। ब्रेन में अगर सुई भी चुभाया जाए तो दर्द के बारे में पता नहीं चलेगा, उसके पास वैसा रिसेप्टर ही नहीं है, पेन का, दर्द का रिसेप्टर ही नहीं है, ठीक है। अब घोप मत लेना पूरे समाज में, ऊपर में मसल्स वसल्स है तब दुखाएगा, डायरेक्ट ब्रेन में लगे तो असर नहीं है। हाँ, ब्रेन में, यहां से खोदोगे तो तो बताना भी मुश्किल है, तो एक्सपेरिमेंट कर लेगा सब, तो अगले दिन हमारा पकड़ेगा। तो क्या है? मेनिनजीज है, ठीक है। मेनिनजीज में कितनी झिल्लियां? 3। सबसे बाहरी झिल्ली का नाम ड्यूरामेटर, ठीक है, तीनों मेम्ब्रेन याद कर लोगे आप। मध्य झिल्ली का नाम आर्किनॉइड, इनर मेम्ब्रेन का नाम पियामेटर, याद हो गया। बाहरी झिल्ली ड्यूरामेटर,
मध्य झिल्ली आर्किनोइड, इनर झिल्ली पिरामिड। तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? मेनिंजीज में कौन सा फ्लूइड है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन को कौन बचाएगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, चोट लगने से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बचाएगा। अब एक वायरस है जिस वायरस का नाम है इंटेरोवायरस। ठीक है, इंटेरोवायरस। यह हवा के संक्रमण के द्वारा, जैसे किसी को यह रोग है, वो छींक दिया आपके मुंह पर, खांस दिया, तो मुंह से नाक से ये ड्रॉपलेट निकलेगा और यह वायरस मस्तिष्क में घुस जाता है, और मस्तिष्क में घुसा तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में संक्रमण ले आएगा, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में संक्रमण आया तो ये मेनिंजीज जो है, ये मेनिंजीज में स्वेलिंग आ जाएगा, मेनिंजीज सूज जाएगा। मेनिंजीज का सूज जाना मेनिंजाइटिस कहलाता है। बहुत घातक रोग है, रिकवरी बहुत कम हो पाता है। इसमें पेशेंट कोमा में चला जाता है, मेमोरी लॉस्ट हो जाता है, तेज बुखार रहता है, भयंकर सिरदर्द रहता है। ये सब मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स है। तो मेनिंजाइटिस कौन से वायरस से होगा? इंटेरो वायरस से। तो जितना पॉइंट आपने लिखा है, किसी पॉइंट में कुछ पूछना है तो जल्दी बोलिए, या नहीं पूछना है तो वो भी बोलिए। ड्यूरामेटर आपने लिखा है कॉपी में, ड्यूरामेटर, आर्किनोइड और पियामेटर। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत? अगला पॉइंट लिखिएगा। ये क्या बनाना है? जरूरत क्या है? तो ऐसे ही याद है आप लोगों को, वो सब मैंने लिखा दिया, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो मिले छाप लो बस। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मस्तिष्क के 3 भाग हैं। अभी नहीं, 5 मिनट और लिख लो, फिर छोड़ देंगे, 12 बजे छोड़ देंगे। लिखना है अगला पॉइंट, मस्तिष्क के 3 भाग हैं। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। पहला भाग लिखिएगा अग्र मस्तिष्क। पहला भाग लिखेंगे अग्र मस्तिष्क, इंग्लिश में कहेंगे फोर ब्रेन। साइंटिफिक नेम लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, प्रोजेनसेफेलॉन। दूसरा लिखेंगे मध्य मस्तिष्क, इंग्लिश में कहेंगे मिड ब्रेन। साइंटिफिक नेम मेजेनसेफेलॉन। तीसरा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में कहेंगे हिंड ब्रेन। साइंटिफिक नेम रोहेम्ब सेफेलॉन। हो गया। ठीक है, पहला भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। 3 भाग है। अब सबका फंक्शन, सबका क्लासिफिकेशन अलग अलग है, तो इसमें आधा घंटा का समय लगेगा, तो अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, साइंटिफिक नेम तीनों का याद कर लेना। अग्र मस्तिष्क को क्या कहेंगे? प्रोजेनसेफेलॉन। सेफेलॉन वर्ड क्यों रिपीट हो रहा है? मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता था? इंसेफोलॉजी, इसीलिए सेफेलॉन वर्ड बार बार आ रहा है। प्रो मतलब आगे, मेजेन मतलब बीच में, रोहेम्ब मतलब पीछे। ये मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।